हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रकाश भारती का नॉवेल काली डायरी का छठवां और अंतिम भाग। वेटिंग रूम में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति की निगाहें टॉयलेट्स के प्रवेश द्वार पर टिकी थी। फायरों की आवाज़ों ने उन सभी को चकरा दिया था। उनके चेहरों पर आशंका, उत्सुकता और असमंजसता के मिले जुले भाव थे। विभिन्न प्रकार की अटकलें लगाते हुए वे सभी असलियत जानने को आतुर प्रतीत होते थे। बावर्दी पुलिस अफसरों को बाहर निकलते देखकर कुछ लोगों ने उनसे पूछना चाहा, लेकिन रविशंकर और तिवारी जवाब दिए बगैर उनके बीच से गुजर गए। अजय भी पुलिसमैन सहित उनका अनुसरण करता रहा। तभी विमल दौड़ता हुआ आ पहुंचा। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और कपड़े अस्त व्यस्त। मुझे देर तो नहीं हो गई इंस्पेक्टर? उसने अपनी उखड़ी सांसों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए रविशंकर से पूछा। मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। तुम सही वक्त पर पहुंचे हो विमल, अजय बोला। मुझे गिरफ्तार किया जा चुका, इसलिए उस बारे में फिक्र करने की अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। विमल ने बड़ी शिकायती निगाहों से अजय को घूरा, फिर रविशंकर के साथ चलते हुए धीमी आवाज़ में जल्दी जल्दी उसे बताने लगा। अजय पुलिसमैन के साथ चुपचाप उनके पीछे चलता रहा। वे सब क्लॉक रूम में आ गए। परेश नाथ काउंटर के सामने खड़ा बेचैनी से पहलू बदलता इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर गहन आतुरतापूर्ण भाव थे। बार बार होठ चबाता हुआ वह रह रहकर अपने रिस्ट वॉच की ओर देख रहा था। बाहर प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी का सा माहौल था। पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर 10 नंबर प्लेटफॉर्म से दिल्ली जाने वाली गाड़ी के 5 मिनट छूटने की घोषणा बार बार की जा रही थी। क्लॉक रूम के एक कर्मचारी ने एक वीआईपी ग्रे कलर का बड़ा सा ब्रीफ केस काउंटर पर इंचार्ज के सामने ला रखा। इंचार्ज ने 4 टुकड़ों की शक्ल में रखी रसीद का नंबर देखकर अपनी रसीद बुक में उसकी डुप्लीकेट कॉपी पर निगाह डाली, फिर हिसाब लगाकर स्टोरेज चार्जेस की राशि बता दी। परेशनाथ ब्रीफकेस उठाकर रविशंकर की ओर पलट गया। ये भुगतान आप कर देना इंस्पेक्टर, वह बोला। मेरा एक एक पल कीमती है। इसी ट्रेन से दिल्ली पहुंचना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। श्योर, रविशंकर ने कहा। परेशनाथ ब्रीफकेस हाथ में मजबूती से थामे जाने के लिए मुड़ा ही था कि अजय बोल पड़ा। ये एकदम बोर क्लाइमेक्स है। तुम्हें कैसे पता कि वो काली डायरी इसी ब्रीफकेस में? मैं जानता हूँ, परेशनाथ ने जल्दी से कहा। वो इसी में ही होनी चाहिए। और बाहर जाने के लिए तेज़ी से दरवाजे की ओर बढ़ा। ठहरो मिस्टर पुरी, अजय ऊंची आवाज़ में बोला। परेशनाथ तुरंत ठिठका। उसने तनिक सर घुमाकर पीछे देखा। एक संक्षिप्त पल के लिए वह बौखला गया सा प्रतीत हुआ। फिर लगभग फ़ौरन ही उसने स्वयं को सामान्य कर लिया और वह तेज़ी से दरवाजे की ओर झपटा। अजय की बाँह अभी तक पुलिसमैन की गिरफ्त में थी। काम फतेह, उसने नारा सा लगाया और झटके से बाँह छुड़ाकर उस पर छलांग लगा दी। इस अप्रत्याशित हमले से परेशनाथ बुरी तरह बौखलाया और संतुलन बिगड़ जाने के कारण वह अजय को लिए ब्रीफ के सहित नीचे जा गिरा। स्वयं अजय भी अपना संतुलन कायम नहीं रख पाया था। फलस्वरूप वह परेशनाथ के नीचे आ गया था। परेशनाथ ने नीचे गिरते ही अपने शोल्डर हॉस्टल में रिवॉल्वर निकाल ली थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे फायरिंग पोजीशन में ला पाता, अजय का एक हाथ उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर कस गया था और दूसरी बाह परेशनाथ की गर्दन के इर्द गिर्द कस गई। फिर दोनों पुरजोर कोशिश करने लगे। परेशनाथ स्वयं को छुड़ाना चाहता था, जबकि अजय का उसे अपनी पकड़ से निकलने देने का कोई इरादा नहीं था। अपनी अपनी इसी कोशिश में दोनों ऊपर नीचे फर्श पर लुढ़कने लगे। अजय, रविशंकर चीखा, यह क्या पागलपन है? मिस्टर परेशनाथ को छोड़ दो। और अपने माथा सही नीचे झुककर उन दोनों को बलपूर्वक छुड़ाने लगा। तभी बाहर प्लेटफॉर्म पर विसिल गूंजी और गाड़ी के छूट जाने की आवाज़ सुनाई दी। अजय उस वक्त परेशनाथ के ऊपर था। उसने परेशनाथ के हाथ से रिवॉल्वर छीनकर उसे छोड़ दिया और फौरन एक तरफ लुढ़क गया, क्योंकि तभी रविशंकर ने अपने मातहत के डंडे से उस पर वार कर दिया था। रिवॉल्वर फेंक दो बेवकूफ़, रविशंकर चिल्लाया। अजय ने हाथ घुमाकर रिवॉल्वर फेंक दी और उठकर खड़ा हो गया। रविशंकर का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और आंखों से चिंगारियां सी निकल रही थीं। इतना गुस्से में पहले कभी अजय ने उसे नहीं देखा था। इसे हथकड़ियाँ लगा दो, उसने अपने मातहत को आदेश दिया। अजय ने प्रतिरोध नहीं किया और हथकड़ियाँ लगा दी गईं। बेवकूफ़, रविशंकर उसका गिरेबान पकड़कर उसे झंझोड़ता हुआ गुर्राया। तुमने जेल में सड़ने का सामान कर लिया है। मैं पूछता हूँ, ये क्यों किया तुमने? मिस्टर परेशनाथ की गाड़ी छुड़वाकर तुम्हें क्या मिला? अजय ने कनखियों से परेशनाथ की ओर देखा। वह ब्रीफकेस लिए धीरे धीरे दरवाजे की ओर खिसक रहा था। होश में आओ रवि, अजय रविशंकर के क्रोध की परवाह न करता हुआ ठोस स्वर में बोला। यह आदमी परेशनाथ नहीं है, इसे पकड़ो वरना बाद में पछताओगे। ये पुरी है। और अजय का वाक्य पूरा होने से पहले परेशनाथ ने दरवाजे की ओर छलांग लगा दी। रविशंकर एक संक्षिप्त पल के लिए हिचकिचाया, फिर ना जाने किस अज्ञात भावना से प्रेरित होकर उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर दरवाजे की दिशा में तान दी। ठहरो वरना शूट कर दूंगा। परेशनाथ तुरंत रुक गया। उसने गर्दन घुमाकर देखा। अपनी और रिवॉल्वर तनी पाकर वह पलटा और धीरे धीरे चलता हुआ वापस लौट आया।
इस हरकत का मतलब पूछ सकता हूँ इंस्पेक्टर? रविशंकर ने जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर कुछ ऐसे भाव थे मानो तैश में आकर अनजाने में कोई गलती कर बैठा था। मतलब मैं बताता हूँ, अजय बोला। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है अमरीशपुरी। क्या पकते हो? परेशनाथ गुर्राया। जानते नहीं इस ब्रीफ केस में इंटेलिजेंस ब्यूरो के कितने महत्वपूर्ण कागजात हैं? मैं सब कुछ जान गया हूँ, अजय ने उसी के स्वर में जवाब दिया। इस ब्रीफ केस में इंटेलिजेंस ब्यूरो की नहीं बल्कि विशालगढ़ पुलिस की दिलचस्पी की चीज़ें। तुम कहना क्या चाहते हो अजय? रविशंकर ने उलझन भरे स्वर में पूछा। फिर गहरी सांस लेकर परेशनाथ से बोला, तुम्हारी ट्रेन तो छूट ही चुकी है, इसलिए अब हाय तौबा मचाना बेकार है। इस आदमी के साथ नरमी से पेश आने की ज़रूरत नहीं है, अजय सख्त लहजे में बोला। यह एकदम फ्रॉड है। इंटेलिजेंस ब्यूरो तो दरकिनार रहा, किसी भी सरकारी विभाग से इसका कतई कोई वास्ता नहीं है। रविशंकर बुरी तरह चौंका। उसने पहले परेशनाथ पर निगाह डाली, फिर अजय को घूरने लगा। ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो असलियत है। परेशनाथ द्वारा प्रतिवाद न किए जाने से रविशंकर को उसके प्रति संदिग्ध करना आरंभ कर दिया था। साफ साफ बताओ, वह खींचता सा बोला, क्या चक्कर है? इस आदमी का असली नाम परेशनाथ नहीं अमरीशपुरी है, अजय बोला। यह विशालगढ़ की प्रॉपर्टी डीलिंग की एक बड़ी फर्म भल्ला एंड पुरी एसोसिएट्स का जूनियर पार्टनर है। मेघराज सक्सेना और पीटर डिसूजा की मदद से इसने अपने ही फर्म की मोटी रकम की डकैती टलवाई थी। मैं दावे के साथ कहता हूँ रवि, इस ब्रीफकेस में मेरी इस बात का सबूत भी मौजूद है। अगर मेरा दावा गलत निकले तो जो सज़ा तुम चाहो मुझे दे सकते हो। क्या यह आईबी का आदमी नहीं है? रविशंकर बम की तरह फटता सा बोला। फिर उसने तिवारी की ओर देखा। क्यों तिवारी साहब, ये क्या किस्सा है? आपने तो इसे आईबी का ऑफिसर बताया था। तिवारी के चेहरे पर संदेह और अनिश्चय के बिले बुझले भाव थे। यह आईबी का ऑफिसर ही है, वह तीव्र स्वर में बोला। खुद को बचाने के लिए अजय में बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस तरह से कुछ हासिल नहीं होगा। अजय हंसा। किसने किसे बेवकूफ़ बनाया अभी पता चल जाएगा, कहकर उसने तिवारी से पूछा। क्या इस आदमी ने? उसने अमरीशपुरी और परेशनाथ की ओर संकेत किया। आपके सामने ऐसा कोई सबूत पेश किया था जिससे पता चले कि यह आईबी का स्पेशल ऑफिसर परेशनाथ है? नहीं, तिवारी पूर्वज स्वर में बोला। लेकिन मुझे इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल मिस्टर पी ए सुब्रमण्यम का अर्जेंट टेलीग्राम मिला था कि परेशनाथ नामक उनका एक स्पेशल ऑफिसर यहाँ आ रहा है। अजय पुनः हंसा। फिर जब यह हजरत आपके पास पहुँचे और अपना परिचय आईबी का स्पेशल ऑफिसर परेशनाथ के रूप में दिया तो आपने इनकी बात पर यकीन कर लिया? हाँ, यानी आपने इसका आइडेंटिटी कार्ड देखना भी ज़रूरी नहीं समझा? तिवारी जवाब देने के बजाय मुंह बनाकर रह गया। सुना तुमने रवि, अजय बोला। तिवारी साहब ने दिल्ली से भेजे गए एक टेलीग्राम के आधार पर ही इस आदमी को आईबी का स्पेशल ऑफिसर समझ लिया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल द्वारा दिल्ली से इंस्पेक्टर तिवारी के नाम विराटनगर भेजा गया टेलीग्राम। कितनी दिलचस्प बात है। यानी आईबी के डीजी को तुम्हारे पूरे विभाग में तिवारी साहब से ज़्यादा काबिल आदमी ही नज़र नहीं आया। अचानक उसके लहजे में कड़वाहट आ गई। पुलिस विभाग में नौकरी करते करते आपके बाल सफ़ेद हो गए तिवारी साहब, लेकिन सरकारी मशीनरी किस ढंग से काम करती है आप आज तक नहीं समझ सके। आप सिर्फ टेलीग्राम पाकर खुश हो गए, लेकिन एक बार भी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि आईबी जैसी संस्था स्थानीय पुलिस का सहयोग पाने के लिए किसी इंस्पेक्टर को नहीं बल्कि सीधे पुलिस चीफ को संपर्क करती है। और इस काम के लिए टेलीग्राम नहीं बल्कि टेलीफोन या टेलेक्स का प्रयोग किया जाता है। और आईबी के सबसे बड़े अधिकारी के पास इस जैसे कामों के लिए वक्त नहीं होता है। अगर आईबी के मेघराज सक्सेना में वाकई कोई दिलचस्पी होती तो उन लोगों ने आपको इस ढंग से और व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं करना था। असलियत यह है कि वो टेलीग्राम अमरीशपुरी और परेशनाथ ने भेजा था और आप उसके झांसे में आ गए। तिवारी के मुंह से बोल नहीं फूटा। वह सिर झुकाए खामोश खड़ा रहा। उसके चेहरे पर फटकार बरस रही थी। रविशंकर आग्नेय नेत्रों से उसे घूर रहा था। जाहिर था कि तिवारी की बुजुर्गियत और सीनियरिटी का लिहाज करते हुए वह बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाए हुए था। उसने अमरीशपुरी और परेशनाथ की ओर देखा। अगर तुम वाकई इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर हो तो परिचय पत्र दिखाओ, वह अधिकारपूर्वक बोला। वो इस वक्त मेरे पास नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो दिल्ली में आईबी के ऑफिस फ़ोन करके मेरे बारे में पता कर लो। इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, अजय बोला। इस ब्रीफकेस का ताला तोड़कर देख लेते। अगर इसमें वाकई काली डायरी है तो हम सबका यकीन आ जाएगा कि तुम आईबी के ऑफिसर ही हो। अमरीशपुरी और परेशनाथ ज़रा भी विचलित नहीं हुआ। ओके, वह बोला, मुझे मंजूर है। हथौड़ी मंगाओ। हथौड़ी क्लॉक रूम में ही मिल गई। अमरीशपुरी और परेशनाथ ने ब्रीफकेस काउंटर पर रखकर उसके ताले तोड़ दिए। अजय, रविशंकर, तिवारी और विमल सभी की निगाहें ब्रीफकेस पर जमी थी। ब्रीफकेस का ढक्कन उठा दिया गया। अंदर काले रंग की एक काफ़ी बड़ी डायरी मौजूद थी। डायरी इतनी ज़्यादा मोटी थी कि पहले कभी उतनी मोटी डायरी कम से कम अजय ने तो नहीं देखी थी। अब तो आप सबकी तसल्ली हो गई? अमरीशपुरी और परेशनाथ ने पूछा और ब्रीफकेस का ढक्कन बंद कर दिया।
ठहरो, अजय बोला। ज़रा इस डायरी को खोल कर देखो रवि। सॉरी, डायरी आप लोगों को नहीं दिखाई जाएगी। रवि, अजय उस आतुरतापूर्वक बोला, एक बार इस डायरी को खोलकर ज़रूर देखो। आखिरकार तुम भी एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हो। एक बार इसे देखने से इसका कुछ छुड़ा तो नहीं लोगे? अमरीश पुरी और परेशनाथ ने प्रतिवाद किया, लेकिन रविशंकर ने उसकी बगल में दबा ब्रीफकेस खींचा और उसने डायरी निकालकर खोल ली। अगले ही पल वह बुरी तरह चौंका। जिस स्थान पर उसने डायरी खोली थी वह दोनों ओर के पेजों पर 500 रुपये के 10-10 नोट टेप से चिपके हुए थे। उसने अन्य पेज पलटे, सभी पर नोट चिपके हुए थे। प्रत्येक पेज पर दोनों ओर 500 रुपये के 10-10 नोट। 400 पेज की उस डायरी में 4000 नोट मौजूद थे, यानी 20 लाख रुपए। डायरी के कवर में अंदर की ओर 5000 रुपये मूल्य के पूरे 400 इंदिरा विकास पत्र भी छिपाकर रखे हुए थे, जिसकी कीमत 5.5 साल बाद दो गुनी यानी 40 लाख हो जानी थी। यानी कुल मिलाकर काली डायरी में 60 लाख रुपए थे। सभी अवाक खड़े अपलक डायरी को तके जा रहे थे। काली डायरी के इस रहस्योद्घाटन ने सबको न सिर्फ बुरी तरह चौंकाया, बल्कि उन पर अलग अलग प्रतिक्रिया भी हुई। हथकड़ियाँ लगे होने के बावजूद अजय के होठों पर विजयी मुस्कान पुत गई थी। विजय के चेहरे पर बेहद शर्मिंदगी भरे भाव थे, मानो अजय पर अविश्वास करने के अपने गुनाह पर वह मनी मन बुरी तरह पछता रहा था। इंस्पेक्टर तिवारी, जो कुछ देर पहले तक अमरीश पुरी और परेशनाथ की बड़ी जोर शोर से हिमायत कर रहा था, अब उसी को खा जाने वाली निगाहों से घूर रहा था। रविशंकर ने गहरी सांस लेकर डायरी बंद करके वापस ब्रीफकेस में रख दी। अब तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो गया रवि? अजय ने पूछा। रविशंकर ने सहमति सूचक सिर हिला दिया। हाँ, वह धीरे से बोला। अजय ने अमरीश पुरी की ओर देखा। क्या तुम अब भी खुद को अमरीश पुरी मानने से इनकार करते हो? अमरीश पुरी ने अपने खुश्क हो गए होठों पर जुबान फिराई। नहीं। अजय मुस्कुराया। तिवारी साहब, रविशंकर बोला, आप उन तीनों लाशों को उठवाने का इंतज़ाम कीजिए। तिवारी ज़रा भी ना नुकुर किए बगैर पाँव पटकता हुआ बाहर निकल गया। अजय पुनः अमरीश पुरी से मुखातिब हुआ। तुमने बड़े ही लाजवाब ढंग से अपना रोल निभाया है। काली डायरी की चोरी और पाकिस्तान स्पाई चक्र की जो कहानी तुमने सुनाई, वो भी अपने आप में मास्टरपीस था। तुम्हारी असलियत पर शक कर चुका होने के बावजूद एक बार के लिए तो मैं भी उस पर यकीन कर बैठा था। पहेलियाँ बुझाने की बजाय सीधी बातें करो अजय, रविशंकर उसे झड़कता हुआ बोला। सीधी बात यह है कि सारा बखेड़ा इस ब्रीफकेस की वजह से शुरू हुआ था, क्योंकि इसमें बंद काली डायरी में मौजूद डकैती की रकम 3 हिस्सों में बांटी जानी थी, कहकर अजय ने अमरीश पुरी से पूछा। बाय द वे, क्या ये डायरी इसी हालत में बैंक लॉकर में रखी हुई थी? हाँ, अमरीश पुरी ने जवाब दिया, और इसमें मौजूद तमाम रकम हालांकि नंबर 2 की है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसमें से 10 लाख को फर्म द्वारा एक नंबर की साबित किया जा सकता है। इसलिए 10 लाख की डकैती की रिपोर्ट दिखाई गई थी। हाँ, खैर मानना पड़ेगा, इस डायरी पर कब्जा करने के लिए तथ्यों को कल्पना के साथ मिलाकर तुमने जो कहानी गढ़ी थी वो वाकई शानदार होने के साथ साथ काफ़ी हद तक दमदार भी थी। अमरीश पुरी नर्वस होने लगा था, मानो अपने अंजाम से वह धीरे धीरे न सिर्फ खबरदार होता जा रहा था बल्कि उसे कबूल भी कर चुका था। अनुमान लगाने में तुम्हारा भी जवाब नहीं है, वो मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करता हुआ बोला। तुम्हारे अनुमान बिल्कुल सही होते हैं। ये सब मैंने सिर्फ अनुमानों के आधार पर ही नहीं कहा है, तथ्य भी मेरे सामने थे। मसलन डकैती वाले रोज़ तीसरे पहर तुमने विशालगढ़ से एक ट्रेन पकड़ी थी। अखबारों में छपी डकैती के समाचार के साथ साथ इस बात का भी हवाला दिया हुआ था कि फर्म के एक जूनियर पार्टनर को, जो छुट्टियां गुजारने के लिए जा चुका था, बीच रास्ते से ही वापस बुलाना पड़ा था। लिहाजा मुझे नतीजा निकालने में देर नहीं लगी कि डकैती से संबंधित तीसरे आदमी तुम ही थे। उस रोज़ विशालगढ़ से बाहर जाने वाले भी उन तीनों में से सिर्फ तुम ही अकेले थे, और डकैती की रकम तो बरामद हुई थी और ना ही उसका कोई सुराग मिला था। इसलिए जब तुमने रेलवे क्लॉक रूम की रसीद को 3 टुकड़ों में फाड़े जाने की कहानी सुनाई तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि डकैती की योजना में मेघराज और पीटर के साथ तुम भी शामिल थे, और डकैती की रकम को विशालगढ़ से यहाँ पहुँचाने का काम तुम्ही ने अंजाम दिया था। लेकिन एक बात अभी भी मेरी समझ में नहीं आई, तुम मेघराज, मोना और पीटर करीब 2 महीने तक चुपचाप क्यों बैठे रहे? तुम लोगों ने ये रकम यहाँ से निकाली क्यों नहीं? अमरीश पुरी ने पुनः मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। तुम्हें शायद मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा, वह आस ही बढ़ता हुआ बोला, लेकिन असलियत यह है कि मेरे अंदर भी अंतरात्मा है। अगर ऐसी बात है तो तुमने बाकायदा योजनाबद्ध अपनी ही फर्म की रकम लुटवाई जाने का नाटक क्यों किया? उसकी वजह सरासर दूसरी थी। नंबर 2 की रकम से फर्म को तो कुल मिलाकर खास फ़र्क नहीं पड़ना था, जबकि मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत थी। मेरी पत्नी विशालगढ़ में एक विशिष्ट महिला समझी जाती है, लेकिन समाज में अपना रुतबा कमाने और कायम रखने के पागलपन में उसने इस कदर पानी की तरह पैसा बहाया कि मेरा रोम रोम कर्ज में दब गया। खैर ये सही है कि मेघराज और पीटर के साथ मिलकर डकैती की जो योजना मैंने बनाई थी
वो पूरी तरह कामयाब भी हो गई थी, लेकिन मेरे ज़मीर को यह गवारा नहीं था कि इस रकम में से अपने उस पार्टनर का हिस्सा भी मैं टकाट जाऊँ, जो एक ऐसे जुर्म के लिए पुलिस की यातनाएं सहने के बाद जेल में सड़ रहा था, जिसके लिए कि मैं भी बराबर का गुनाहगार था। मैं पीटर को जेल से छुड़ाने की कोशिश में लगा हुआ था, और यह काम मैं इस ब्रीफकेस को रेलवे द्वारा निश्चित अवधि के बाद अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी घोषित किए जाने से पहले करना चाहता था। मेघराज और पीटर की बीवी मोना डिसूजा ने तुम्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी, अजय अनुमान लगाता हुआ बोला, लेकिन तुमने पीटर डिसूजा के साथ विश्वासघात करने से इनकार कर दिया। हाँ, और तुम जानते थे कि क्लॉक रूम रसीद का तीसरा हिस्सा क्योंकि तुम्हारे पास था, इसलिए वे दोनों मिलकर ब्रीफकेस यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उस सूरत में उन्हें रेलवे की विभिन्न औपचारिकताओं की खानापूर्ति करनी पड़ती थी और अपना मालिकाना हक साबित करने के लिए बताना पड़ता था कि ब्रीफकेस में क्या है। और अंत में रेलवे के किसी बड़े अफसर के सामने जब ब्रीफकेस उन्हें सौंपने से पहले खोला जाता, तो इसमें बंद डायरी में मौजूद रकम ने उन्हें सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देना था, क्योंकि इतनी मोटी रकम के बारे में मामूली सी भी कोई सफाई वे नहीं दे सकते थे। यानी तुम पूरी तरह संतुष्ट थे कि तुम्हारे हिस्से की रसीद के टुकड़े के बगैर वे इस ब्रीफकेस को यहाँ से नहीं ले जा सकते थे। हाँ, लेकिन फिर एक पेशेवर बदमाश शमशेर अली जबरन तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे ही सामने तुम्हारे हिस्से का रसीद का वो टुकड़ा उड़ा ले गया। तुम समझ गए कि वह मेघराज से मिला हुआ था, और वे दोनों तुम्हें और पीटर को इस रकम में से कुछ भी नहीं देना चाहते थे। इसलिए तुमने फ़ौरन विशालगढ़ जाकर जेल में पीटर से मुलाकात की, एक वार्डन को मोटी रिश्वत देकर उसकी मदद से पीटर को जेल से भगा लाए और उसे खर्चा देकर यहाँ भेज दिया। लेकिन तुम्हें डर था कि अकेला पीटर शमशेर और मेघराज को नहीं रोक पाएगा, इसलिए तुम सीधे दिल्ली पहुँचे समता प्लेन से, और वहाँ से इंस्पेक्टर तिवारी के नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल की ओर से एक फर्जी अर्जेंट टेलीग्राम दे दिया। अमरीश पुरी ने सिर हिलाकर मौन सहमति दे दी। मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है अजय, रविशंकर हस्तक्षेप करता हुआ शिकायती लहजे में बोला। अजय ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। मेरी हथकड़ियाँ तो खुलवाओ, या अभी भी समझते हो मुझे इसी तरह रहना चाहिए? रविशंकर के आदेश पर उसके मातहत ने हथकड़ियाँ खोलकर अमरीश पुरी को पहना दी। अब बताओ, ये शमशेर अली कौन है और बीच में कहाँ से अटपका? वही आदमी था जिसे टॉयलेट्स में शूट करने के बाद अमरीश पुरी ने रसीद के चारों टुकड़े हासिल किए थे, अजय जवाब देता हुआ बोला। वह यहाँ विराटनगर में अपना नाम मकबूल हसन इस्तेमाल कर रहा था। मुगल रेस्टोरेंट में हेड वेटर की नौकरी पाने के लिए उसने उस्मान अली के सामने खुद को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के एक आला अफसर के रूप में पेश करते हुए उसे धमकियाँ देकर डराया कि अगर वो उसे अपने रेस्टोरेंट में नहीं रखेगा तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट पाकिस्तान में रह रहे उसके रिश्तेदारों की इतनी दुर्गति करेगा कि उनका वहाँ जीना भी मुहाल हो जाएगा। और उसकी असलियत और उसके इरादों से अनजान बेचारा उस्मान अली इस झांसे में आ गया और उसे अपने रेस्टोरेंट में रख लिया, और शमशेर अली इस तरह हेड वेटर की आड़ में छुपकर अपना असली काम करता रहा। उसे इस किस्म की आड़ की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि वह विशालगढ़ का एक ऐसा पेशेवर बदमाश था जिसके द्वारा किए गए जुर्मों की फहरिस्त कम से कम हाथ भर लंबी है। विशालगढ़ पुलिस को उस डकैती के लिए भी उसकी तलाश थी जो उसने अमरीश पुरी के घर में डाली थी और जिसमें वह इसके हिस्से का रसीद का टुकड़ा ले उड़ा था। वह इस बात से भी नावाकिफ़ नहीं थी कि विराटनगर पुलिस उन स्थानों पर जहां अपराधियों के अड्डे होने का शक होता है कड़ी निगाह रखती है, जबकि मुगल रेस्टोरेंट जैसी पॉश जगह में उसके हेड वेटर की वर्दी में होने पर आसानी से कोई इस पर शक नहीं कर सकता था। इस तरह वह अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित रूप से रहकर इस ब्रीफकेस को हासिल करने की अपनी योजना को अमल में ला सकता था। पिछली रात जब उस्मान अली ने उसके बारे में मुझे बताया तो मैं भी कच्चा खा गया था। उसने बुरा सा मुंह बनाया, क्योंकि पाकिस्तान इंटेलिजेंस की उसकी कहानी ने अमरीश पुरी की पाकिस्तानी स्पाई चक्र की मनगढ़ंत कहानी की काफ़ी हद तक पुष्टि कर दी थी। मकबूल हसन, रविशंकर विचारपूर्वक बोला। ये वही आदमी था ना जिनकी किराए की कार इस्तेमाल की गई थी? हाँ, अजय ने जवाब दिया। उस वक्त उस कार में उसके वे दोनों आदमी थे जिन्होंने मेघराज को बीच रोड पर रोका था। तुम शुरू से ही जानते थे कि अमरीश पुरी की पाकिस्तानी स्पाई चक्र वाली कहानी मनगढ़ंत थी? मैंने बताया तो था, अजय ने कहा, और शेष वाक्य जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया। अचानक वह प्रश्न का वास्तविक आशा समझ गया था। तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? रविशंकर ने नाखुशी भरे लहजे में पूछा। इसलिए कि मुझे सिर्फ शक था, अजय सफाई देता हुआ बोला, और उन हालात में मेरे उस शक को अहमियत देना तो अलग रहा, उस पर गौर भी तुम लोगों ने नहीं करना था, क्योंकि तुम सब पर अमरीश पुरी का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। दूसरे तब तक मैं खुद भी यकीनी तौर पर नहीं जानता था, और इसके लिए मैं अमरीश पुरी को आखिरी चाल चलने का मौका देना चाहता था। इसके अलावा मैं ये भी नहीं जानता था कि असल में रसीद के तमाम हिस्से थे कहाँ। इसका पता मुझे आज सुबह ही लगा था, और तब तक इस बात को तुम्हें बताने के लिए काफ़ी देर हो चुकी थी। तुमने और तिवारी ने मेरी बात पर हरगिज़ यकीन नहीं करना था। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, अजय ने कहा। दरअसल दोष तुम्हारा या मेरा नहीं है, ये मामला ही कुछ इस तरह का था।
विमल तक का भी मुझ पर से एतबार उठ गया था। मैंने इसे असलियत समझाने की पूरी कोशिश की थी, मगर इसने कुछ भी सुनने से साफ इनकार कर दिया। तब मजबूरन मुझे अपने ढंग से इसका इलाज करना पड़ा, वरना इसने सब गड़बड़ कर देना था। विमल अपराधी की भांति सिर झुकाए खड़ा था। मेरा ख्याल है, अजय बोला, अब मुझे भी चलना चाहिए रवि। नीलम बड़ी बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तुम भी इस काली डायरी और अमरीशपुरी को हेडक्वार्टर्स ले जाओ। ये तो ठीक है, रविशंकर ने कहा, लेकिन एक बात अभी भी मेरी समझ में नहीं आई। क्या? मेघराज का हत्यारा कौन था? जब तक उसका पता नहीं लगेगा, काली डायरी का ये किस्सा भी अधूरा ही रहेगा। इसका पता तुम खुद लगाते रहो, अजय लापरवाही से बोला। इस पचड़े में मेरी इतनी दुर्गति हो चुकी है कि और ज़्यादा दुर्गति कराना मैं नहीं चाहता। अब मैं सीधा घर जाकर आराम से लंबी तान कर सोऊंगा। वह उबासी लेता हुआ बाहर निकल गया। रविशंकर ने उसे रोकने की कोशिश तो नहीं की, अलबत्ता संदिग्ध निगाहों से उसे तब तक घूरता रहा जब तक कि वह निगाहों से ओझल नहीं हो गया। अजय ने नीलम के फ्लैट के सम्मुख पहुंचकर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। कौन? अंदर से तुरंत नीलम द्वारा पूछा गया। अजय। फौरन दरवाज़ा खुला और नीलम प्रकट हो गई। अजय मुस्कुराता हुआ उसकी बगल से गुजरकर भीतर दाखिल हुआ और पुनः दरवाज़ा बंद कर दिया। तो मैं वापस आ गई देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है, वह बोला। तुम सही सलामत तो हो ना? नीलम जवाब देने की बजाय खामोश खड़ी उसे देखती रही। अचानक भावावेग के कारण उसके होंठ कांपे और वह अजय को बाहुपाश में बांधकर बेतहाशा उसका मुंह चूमने लगी। ओह अजय, यू आर नाइस, रियली स्वीट, यू आर मैचलेस, यू आर। बस करो, अजय ने कहा। मैं जानता हूँ तुम मुझे बेहद प्यार करती हो, लेकिन स्वयं को छुड़ाने की कोशिश उसने नहीं की। अलबत्ता कृत्रिम रूप से प्रतिवाद जरूर करता रहा। नीलम उसकी ओर ध्यान देने के बजाय बराबर उसे चूमती रही। उसने जब तक उसे बंधन मुक्त नहीं किया, जब तक कि सैमी बुरी तरह हाफने नहीं लगी। रोमांस ओवर। रोमांस आर इज़ ओवर मैडम, अजय ने कहा और जेब से प्लेयर्स गोल्ड लीफ का मोड़ा थोड़ा पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगा ली। नीलम ने आंखें खोलकर बेहद शिकायती निगाहों से उसे घूरा, फिर धीरे धीरे सामान होकर खिलखिलाकर हंस दी। तुम इसे रोमांस समझ रहे थे? अजय ने कृत्रिम आश्चर्यपूर्वक उसे देखा। तो और ये क्या था? मजाक। अजय ने ऐसा जाहिर किया मानो उसकी इस बात से उसे भारी ठेस पहुंची थी। ओह, मैं तो इसे हकीकत समझ बैठा था, वह गहरी सांस लेकर बोला। खैर, अगर मजाक ही था तो भी मज़ेदार था। अचानक जैसे अजय को कुछ याद आया, उसने नीलम से पूछा, मैंने तुमसे मुगल रेस्टोरेंट के डाइनिंग हॉल में ठहरने के लिए कहा था, फिर तुम वहाँ से चली क्यों गई? क्योंकि वह इंटीमेट वाली औरत मुझे बराबर वॉच कर रही थी, अतः मैंने उसका पीछा करना उचित समझा। परंतु रेस्टोरेंट के गेट पर ही रघु और उसका साथी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने इतनी सफाई और तेज़ी से मुझे दबोच लिया कि मैं चीख भी नहीं सकी। अजय बुरी तरह चौंका। क्या तुमने टैक्सी में उनका पीछा नहीं किया? नहीं, इसकी नौबत नहीं आई। उन्होंने मुझे बाहर निकलते ही दबोच लिया था और रेस्टोरेंट के पिछवाड़े एक स्टोर रूम में ले गए थे। अजय के चेहरे पर गहन विचारपूर्ण भाव थे। उसने रिसीवर उठाकर जहांगीर होटल में अनीता अडवाणी के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि वह रूम नंबर 212 में थी। यह नीलम को सावधान रहने के लिए कहकर फ्लैट से बाहर निकल गया। अजय होटल जहांगीर पहुंचा। दूसरे खंड पर स्थित रूम नंबर 212 के बंद दरवाजे पर दस्तक देते ही दरवाज़ा खोलकर मोना प्रकट हो गई। आओ, वह पलके झपकाती हुई बोली। उसके मुंह से शराब की तेज़ बू आ रही थी और उसकी पोशाक में बड़ी सिकुड़नों में जाहिर था कि वह उसी तरह पड़कर सो गई थी। अजय ने भीतर दाखिल होकर दरवाज़ा पुनः बंद कर दिया। बड़ी देर लगा दी तुमने आने में, मोना मुँह बनाती हुई बोली। अजय ने देखा बेड साइड टेबल पर विस्की की करीब आधी भरी बोतल और एक खाली गिलास रखा था। तुम सुबह से ही बोतल खोलकर बैठ गई थी, मैं बोला। तो और क्या करती? अगर बोतल का सहारा न लेती तो अब तक सोच सोच कर मैंने पागल हो जाना था। क्यों? इसलिए कि इस कमरे से बाहर जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। पता नहीं बाहर जाती किस मुसीबत में पड़ जाऊं, मोना ने कहा और अपने सिलवटों भरे बिस्तर पर जा बैठी। अजय कुछ नहीं बोला। उसने पहले कमरे में निगाह दौड़ाई और फिर बाथरूम में जाकर झांका और फिर कपड़ों की अलमारी खोलकर देखी। लापरवाही से बिस्तर पर फैल गई मोना हंसी। तुम बड़े ही शक्की आदमी हो। पलंग के नीचे और देख लो कि यहाँ हम दोनों के अलावा कोई और तो नहीं है। तुम जैसी औरतों से जब भी मैं मिलने आता हूँ तो हमेशा पहले होटल के कमरे को चेक करता हूँ, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है कि कब कौन सा नया गुल खिला बैठो, जैसे कि तुमने पिछली रात किया। मोना ने पुनः पलकें झपकाई। पिछली रात? क्या किया था मैंने? अजय फौरन उसकी ओर पलट गया। पिछली रात के बारे में भूल गई? क्या हत्या की वारदात को तुम इतनी मामूली चीज़ समझती हो? हत्या की वारदात? मोना ने लापरवाही से कहा। तुम भी तो आते ही पता नहीं किस मनूस बात का जिक्र ले बैठे। अजय कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। पिछली रात का जिक्र करना ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है विशालगढ़ का जिक्र करना। विशालगढ़ को गोली मारो, मोना मुंह बिसूरती हुई बोली। मैं ये जानने के लिए मरी जा रही हूँ कि आखिर हुआ क्या। तुम्हारे हाथ कितना माल पानी लगा?
मैंने अपना काम सही ढंग से निपटा दिया, अजय बोला। 10,000 तो शमशेर अली से झटक लिए। फिर तनिक रुककर गोली देता हुआ बोला, और जिस तरह से 60 लाख की रकम बरामद कराई है उसका 10% मुझे बतौर इनाम विशाल करके इस प्रॉपर्टी डीलिंग की फर्म से भी मिलेगा। इनाम? मोना झटका सा खाकर बोली। यानी तुमने उसे डबल क्रॉस करके पुलिस के हवाले कर दिया? हाँ, क्यों? क्या ये ठीक नहीं किया? पुलिस को बड़े ज़ोर शोर से शमशेर की तलाश थी, इसलिए ऐसा करके तुमने ठीक ही किया, कहकर मोना हंसी। फिर बोली, तुम तो पूरे उस्ताद निकले, जबकि शुरू में मैंने तुम्हें एकदम घामड़ समझा था। इनाम 60 लाख का 10% यानी 6 लाख। उनमें से आधा हिस्सा मुझे मिलेगा ना? अगर मैं तुम्हें हालात की जानकारी नहीं देती तो तुम्हें सही एंगल सूझ ही नहीं सकता था। तुमने मुझे जानकारी दी थी? नहीं दी थी। तुमने हर बार जब भी मुंह खोला सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोला था। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मैंने इतनी बारीकी के साथ जांच नहीं करनी थी, अजय बोला। लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हें वो सब ज़रूर मिलेगा जिसे पाने की तुम सही मायनों में हकदार हो। और जहाँ तक मैं समझता हूँ तुम इतना कुछ पाने के काबिल हो कि उसे पाने के बाद और कुछ पाने के काबिल तुम नहीं रहोगी। मतलब इस सारे सिलसिले में तुम शुरू से ही इन्वॉल्व रही हो और बड़ी सूझबूझ के साथ पूरी मेहनत भी तुमने की है। मसलन अखबारों में छपा है कि डकैती के बाद किसी ने गुमनाम फ़ोन कॉल करके पुलिस को इत्तला दी थी और उसकी वजह से पीटर डिसूज़ा गिरफ्तार हो गया था। अब अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है तो वो गुमनाम को फ़ोन कॉल करने वाली तुम थी, और ये काम तुमने तब किया था जब पीटर डिसूज़ा तुम्हें यानी अपनी बीवी मोना डिसूज़ा को रेलवे क्लॉक रूम रसीद का अपना हिस्सा दे चुका था। मोना मुस्कुराई। तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सही है, मैंने वाकई ऐसा ही किया था। उस डकैती को अंजाम देने की योजना में मैंने बड़ी पूरी मदद की थी, यहाँ तक कि रकम को यहाँ पहुँचाने तक में भी। लेकिन अमरीश पुरी ने तुम्हें और मेघराज को डबल क्रॉस कर दिया, अजय हमदर्दी जाहिर करता हुआ सा बोला। रसीद का तीसरा हिस्सा उसके पास था और उसने सिर्फ इसलिए तुम लोगों का साथ नहीं दिया क्योंकि तुमने पीटर को फंसा दिया था। हाँ, उस बेवकूफ़ ने ऐसे ही किया था। उसका कहना था कि जब तक पीटर जेल में था उस रकम को निकालना सरासर गलत और पीटर के साथ अन्याय होगा। उस ईमानदारी के पुतले के भेजे में ये बात नहीं आई कि 60 लाख जैसी मोटी रकम को रेलवे क्लॉक रूम में पड़ी रहने देने में कहाँ की समझदारी थी। गलत होने के बावजूद कुछ लोग पागलपन के हद तक ईमानदार होते हैं। शायद अमरीश पुरी भी उन्हीं में से एक है, अजय ने कहा। और तुम्हारा क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी से कतई कोई वास्ता नहीं है, इसलिए तुम होशियार हो। यही वजह थी कि जब शमशेर अली पीटर के साथ थोड़ा वक्त गुजारने के बाद जेल से बाहर आया और उसने पीटर के हिस्से का रसीद का टुकड़ा खरीदना चाहा, तो तुम ये सोचकर फ़ौरन उसे बेचने के लिए रजामंद हो गई कि उस अकेले टुकड़े से वह कुछ नहीं कर पाएगा। वो उसके लिए भी उतना ही बेकार साबित होगा जितना कि उस वक्त तुम्हारे लिए था। लेकिन एक बार भी तुम्हें यह नहीं सूझा कि अपनी गिरफ्तारी से कुपित पीटर ने जेल में उसे सब कुछ बता दिया होगा? मोना ने संदेहपूर्वक उसे घूरा। तुम्हें ये सब कहाँ से और कैसे पता चला? तुम्हारी खसलत पहचानने के बाद कि तुम्हारा दिमाग किस ढंग से काम करता है, इन तमाम बातों का अंदाज़ा लगाना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ, अजय ने कहा। तुम्हारी उस वक्त की हालत का अंदाज़ा भी मैं लगा सकता हूँ जब तुमने शमशेर अली द्वारा अमरीश पुरी को लूटे जाने की खबर अखबारों में पढ़ी होगी। जाहिर है कि उस वक्त अपनी बेवकूफ़ी और जल्दबाजी पर इतना ज़्यादा गुस्सा तुम्हें आया होगा कि तुमने अपने बाल नोच लिए होंगे। हाँ, 10,000 जैसी मामूली रकम के लिए पीटर का हिस्सा बेच देने का बेहद अफसोस मुझे हुआ था, मोना तनिक कड़वाहट भरे लहजे में बोली। फिर जब मेघराज विशालगढ़ से गायब हुआ तो मैं समझ गई कि वह भी शमशेर अली के साथ मिल गया था और वे दोनों एक खोटा पैसा भी मुझे नहीं देना चाहते थे। इसलिए मैं भी ट्रेन पकड़कर यहाँ के लिए रवाना हो गई और जब मैं यहाँ पहुँची तो मैंने उन दोनों को हिस्से की बात पर आपस में उलझते पाया। शमशेर के पास क्योंकि रसीद के 2 टुकड़े थे इसलिए वह 2/3 हिस्सा 40 लाख रुपए चाहता था, जबकि मेघराज आधा हिस्सा यानी 30 लाख से पैसा भी कम न लेने के लिए तैयार नहीं था। और तब तुम शमशेर के साथ मिल गई, अजय अनुमान लगाता हुआ बोला, क्योंकि उसका पलड़ा कहीं ज़्यादा भारी था। उसके साथ उसके 2 पुराने साथी भी थे, जबकि मेघराज बिल्कुल अकेला था। अगर तुम मेरी जगह होते तो उस हालत में क्या तुमने भी यही नहीं करना था? मोना ने फंसी सी आवाज़ में पूछा। लेकिन इसी बीच पीटर को पता लग चुका था। अजय ने उसके सवाल का जवाब न देकर कहना जारी रखा कि उसे अपनी बीवी और एक दोस्त द्वारा डबल क्रॉस किया जा रहा था, इसलिए वह भी जेल से भागकर यहाँ आ पहुँचा। हाँ, वह गुस्से में आपे से बाहर हो रहा था। मुझसे और मेघराज से बदला चुकाने के लिए वह हमारी जानें लेना चाहता था। उसने समझौते के लिए हमें पिछली रात तक का वक्त दिया था। मोना सिर से पाँव तक कांप गई, इसलिए उसे ठिकाने लगाना पड़ा। और इसलिए पिछली रात ही तुमने बाकायदा योजना बनाकर उसे ख़त्म कर दिया, अजय गुर्राता सा बोला, मुझे बलि के बकरे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए, ताकि मैं मौकाए वारदात पर इस बुरी तरह फंस जाऊं कि मुझे तुमको बचाना पड़े। नहीं, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने कोई योजना नहीं बनाई थी।
वो महज इत्तेफाक था पीटर अचानक वहाँ पहुँचा था। बको मत। अपनी योजना के तहत पहले तुमने बड़ी सफाई से नीलम को अपने रास्ते से हटाया, फिर सीधे मेरे फ्लैट वाली इमारत में जा पहुंची, और फिर जब मैं वहाँ पहुंचा तो तुमने बड़ी खूबसूरती के साथ एक मनगढ़ंत कहानी मुझे सुना दी। तुम्हें नहीं पता कि नीलम का क्या हुआ, और मैंने बेवकूफ़ों की भांति तुम्हारी उस कहानी पर यकीन कर लिया। मैं तुमसे अकेले में बातें करना चाहती थी, मोना कुड़ती हुई सी बोली। इसके अलावा और कोई इरादा मेरा नहीं था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारा असल इरादा क्या था, और इस इरादे को पूरा करने का तुम्हें अपनी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बेहतर मौका मिल भी गया था। जब मैंने तुम्हें बेडरूम में बंद कर दिया तो तुम अपने कपड़े उतार कर बिस्तर में जा घुसी और पीटर को फ़ोन करके यहाँ बुला लिया। तुमने उसे तो बता दिया कि मेघराज के हिस्से का रसीद का टुकड़ा मेरे पास था, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम खुद भी वहाँ मौजूद थी। मोना ने पलंग के सहराने से पीठ सटाकर टांगें सीधी फैला ली और प्रत्यक्षता बड़ी शान से सहमति सूचक से रिलाया। फिर भी मानना पड़ेगा कि तुम बड़े ही सख्त जान हो, वह बोली। खुद को मुसीबत ज़्यादा जाहिर करते हुए तुम्हारी हमदर्दी हासिल करने के लिए जो कहानियाँ मैंने तुम्हें सुनाई थी उन पर ज़रा भी यकीन तुमने नहीं किया, और ना ही तुम रघु और जय से डरे जब वे मेघराज के हिस्से का रसीद का टुकड़ा तुमसे जबरन लेने आए थे। उसकी नाकामयाबी पर शमशेर को तो बहुत ज़्यादा ताव आया होगा, अजय चटकारा सा लेकर बोला, जब उन्होंने बीच रोड पर मेघराज को रोका और उसे रसीद के टुकड़े का गलत हिस्सा ही छीनकर वापस पहुंचे थे। उसे तो ताव आना ही था। संभवतः उसने तुम्हें भी इसके लिए जिम्मेदार ज़रूर ठहराया होगा, क्योंकि मेघराज के मेरे फ्लैट की ओर रवाना होने से पहले उसके हिस्से का रसीद का टुकड़ा तुम उससे नहीं ले सकी थी। मोना ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाना शुरू कर किया था कि अचानक वह रुक गई और बाहें चढ़ाकर उसे घूरा। इस बारे में तुम क्या जानते हो? सब कुछ। मतलब? मैं जानता हूँ मेघराज के होटल के कमरे में तुम्हारा उसके साथ झगड़ा हुआ था। जब उसने मुझे फ़ोन किया तो तुमने उसे रोकने की कोशिश की थी, और वह किसी प्रकार बचकर निकल भागा तो तुमने फ़ौरन शमशेर को फ़ोन किया ताकि रघु और जय को भेजकर मेघराज को मेरे पास पहुंचने से पहले रोका जा सके। हालांकि मैं नहीं समझता, अजय एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला। तुमने सोचा भी होगा कि छाती में 3 गोलियां लगी होने के बावजूद मेघराज ज़्यादा दूर पहुंच सकेगा। एक पल के लिए मोना की सांस रुक सी गई, उसके चेहरे की मांसपेशियां खिंच गईं और पल के स्वयं ही जल्दी जल्दी झपकने लगीं। ये तुम क्या कह रहे हो? उसने आगे झुककर पूछा। मैं उन 3 गोलियों की बात कर रहा हूँ जो तुमने मेघराज की छाती में उस वक्त मारी थी जब वह फ़ोन पर कह चुका था कि मेरे पास आ रहा है। तुम पागल हो, मोना हाफती सी बोली। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रघु और जय दोनों के पास उस गन से कहीं ज़्यादा भारी कैलिबरे की गनें थीं जिससे तुमने मेघराज को शूट किया था। अजय उसकी बात काटता हुआ बोला। असलियत यह है कि जब उन दोनों ने मेघराज को बीच रोड पर रोका था उस वक्त हालांकि वह जिंदा तो था, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वह कभी भी दम तोड़ सकता था। यही वजह है कि उसके हिस्से की रसीद का जितना भी भाग उनके हाथ लगा उसे लेकर वे फ़ौरन भाग गए। उन्होंने ये तक देखने की कोशिश नहीं की कि उनके हाथ लगा क्या था, क्योंकि वे जानते थे कि वह किसी भी क्षण दम तोड़ सकता था, और इस हालत में उसके पास रुककर खुद को फंसाना वे नहीं चाहते थे। मोना ने जोरदार कहा लगाया। प्रत्यक्षता इस बात से वह बहुत ज़्यादा एंजॉय करती प्रतीत हो रही थी। जवाब नहीं है तुम्हारा। ऐसी बेवकूफ़ाना बात तुम्हारे भेजे में कहाँ से आ गई? अजय तनिक आगे झुक गया और पैनी निगाहें मोना के चेहरे पर जम गई। मेघराज जब मेरे फ्लैट में पहुंचा उसकी वास्केट और कोट के बटन बंद थे। उसके जिस्म पर दोनों चीज़ें पहले से टाइट थी, और वह बंद हो जाने के बाद तो इतनी ज़्यादा टाइट हो गई थी कि छाती में मौजूद जख्मों पर इस ढंग से कस गई थी कि खून ना तो ज़्यादा बहा और ना ही उसके निशान बाहर आ सके। वह कठोर स्वर में बोला। इसका सीधा सा मतलब है, जब उसे शूट किया गया था तो वास्केट और कोट दोनों के ही बटन खुले हुए थे, जिन्हें उसने होटल के कमरे से बाहर निकलते ही बंद कर लिया था। वैसे भी आमतौर पर कार ड्राइव करते समय वास्केट और कोट के बटन कोई खुले नहीं रखता। यह कोई सबूत नहीं है, मोना क्रोधित स्वर में बोली। यह सबूत भले ही ना हो, लेकिन मुझे ये समझाने के लिए कि मेघराज को होटल के कमरे में ही शूट किया गया था इतना ही काफ़ी था। और पिछली रात जब तुमने अपने 22 कैलिबर के छोटे और हल्के रिवॉल्वर से पीटर को 2 गोलियां मारने के बाद तीसरी दफ़ा स्टिकर खींचा और क्लिक के अलावा कोई और आवाज़ सुनाई नहीं दी, तो मुझे पूरा यकीन हो गया था, क्योंकि उससे सिर्फ 5 गोलियां ही चलती हैं, जिनमें से 3 तुम पहले मेघराज पर चला चुकी थी। यह भी इस बात का सबूत नहीं है कि मेघराज को मैंने ही शूट किया था। अगर तुम समझते हो कि मेघराज को उसके होटल के कमरे में मैंने शूट किया था तो यकीनन पागल हो, क्योंकि होटल के कमरे में चली गोलियों की आवाज़ किसी ने ज़रूर सुनी थी। 22 कैलिबर की गन ज़्यादा शोर नहीं करती, और अगर पॉइंट ब्लैंक फायर किए जाएं तो आवाज़ और भी कम हो जाती है। पिछली रात नीलम के फ्लैट में भी तुमने फायर किए थे, और जब तुमने अपने पति की हत्या कर रही थी उस वक्त इंस्पेक्टर रविशंकर उसी इमारत में था और ऊपर आ रहा था। फायरों की आवाज़ें उसने भी नहीं सुनी थी। एक पल के लिए मोना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और आंखों से भय झांकने लगा।
अजय के कठोर चेहरे और कड़ी निगाहों का सामना न कर पाने के कारण उसने नज़रें झुका ली। फिर अचानक वे हंस पड़ी, मानो इस तरह से हमको आश्वस्त करना चाहती थी। लगता है ख्याली पुलाव पकाने का तुम्हें बहुत ज़्यादा शौक है, वह बोली। लेकिन मान लो हकीकतन ऐसा ही हुआ है, जैसा कि तुम कह रहे हो, तब भी क्या होगा? तुम जिंदगी भर लगे रहो, फिर भी मेरे खिलाफ कुछ साबित करना तो दूर रहा, इनमें से एक भी बात का किसी को मामूली सा भी यकीन तक तुम नहीं दिला पाओगे। शायद तुमने बैलिस्टिक टेस्ट का नाम नहीं सुना है, अजय ने कहा। अगर सुना होता तो हरगिज़ ऐसा नहीं कहती। और हाथ बढ़ाकर पास ही रखे टेलीफोन उपकरण का रिसीवर उठाकर होटल ऑपरेटर से संबंध स्थापित करने के बाद बोला, गेट मी पुलिस हेडक्वार्टर्स प्लीज़। मोना डिसूजा का जिस्म एकदम सीधा तन गया। तुम ऐसा नहीं कर सकते, वैसे सकती हुई बोली। मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ब्लफ कर रहे हो। मुझे डराकर मुझसे वो कबुलवाना चाहते हो जो मैंने किया ही नहीं है। अजय इस बीच इंस्पेक्टर रविशंकर से संबंध स्थापित कर चुका था। हेलो रवि, वह मोना की ओर ध्यान न देकर माउथपीस में बोला। क्या तुमने वे गोलियां देखी हैं जो मेघराज की लाश के पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर ने उसकी छाती से निकाली थी? यू फूल, मोना चिल्लाई। क्या अभी बैलिस्टिक एक्सपर्ट को नहीं भेजी गई हैं? अजय ने कहना जारी रखा। ठीक है, वैसे मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि वे गोलियाँ 22 कैलिबर की होंगी। वह तनिक रुका, फिर बोला, हाँ बिल्कुल वैसी ही गोलियाँ, वैसी ही जैसी गोलियों ने पीटर डिसूजा की जान ली थी। अजय पुनः रुककर सुनने लगा। तुम खुद को फंसा रहे हो बेवकूफ़, मोना फुसफुसाहट भरे लहजे में बोली। तुम्हें पता भी है तुम कर क्या रहे हो? अजय ने उसे चुप रहने का संकेत किया, फिर माउथपीस में बोला, यह सही है रवि। बैलिस्टिक टेस्ट से साबित हो जाएगा कि दोनों आदमियों की हत्याएं उसी रिवॉल्वर से की गई थी। लेकिन मेरी तुमसे गुजारिश है कि रिवॉल्वर को टेस्ट के लिए बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास भेजने से पहले उसके दस्ते पर से फिंगरप्रिंट ज़रूर उठवा लेना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। और अब मेहरबानी करके अपने फिंगरप्रिंट सेक्शन के 2 आदमी लेकर होटल जहांगीर के रूम नंबर 212 में आ जाओ। मतलब? मेघराज की हत्या करने वाली मोहतरमा यहीं मौजूद हैं। ओह, मैं फ़ौरन आ रहा हूँ। अजय ने रिसीवर वापस क्रैडल पर रख दिया। मोना का सफ़ेद पड़ा चेहरा और ज़्यादा सफ़ेद पड़ गया था। उसकी सांसें अव्यवस्थित थी और वह अपने शुष्क होठों पर बार बार जुबान फेर रही थी। तुम पागल हो, वह फंसी सी आवाज़ में बोली। कैसे? आखिरी दफ़ा रिवॉल्वर तुम्हारे हाथ में थी, उसके दस्ते पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मिलेंगे। अजय उठकर खड़ा हो गया। तुम्हारा वहम है, वह सर हिलाकर इनकार करता हुआ बोला। तुम भूल रही हो कि मैंने रिवॉल्वर को नाल से पकड़ा था, उसके दस्ते से नहीं, और उसके बाद मैंने उसे ट्रिगर गार्ड से उंगली में लटका दिया था। तुम अपनी आखिरी चाल में खुद ब खुद मात खा बैठी। तुम एक ही दिन में बाकायदा योजना बनाकर 2 हत्याएं की हैं। मैं नहीं समझता कि कोई जज तुम पर ज़रा भी रहम करेगा। मोना का चेहरा आतंक से फट पड़ा। यू डर्टी स्वाइन बास्टर्ड, वह चिल्लाई। तुमने मेरे खिलाफ साजिश करके मुझे फंसाया है। तुमने पिछली रात ही मेरा अंजाम तय कर लिया था और मुझे बेवकूफ़ बनाकर यहाँ भेज दिया ताकि मेरे बचाव को कोई रास्ता ही ना रहे। बाकी मामले को निपटाने तो तुम्हें इस तरह उलझाना ज़रूरी था, अजय सर्द लहजे में बोला। मैंने तुम्हें एक ही बार में झांसा दिया और तुम फंस गई। मोना ने कुछ कहने के बजाय चीख मारी, फिर ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी और फिर बिस्तर पर गिरकर सिसकती रही। अजय उसकी ओर देखने के बजाय खिड़की के पास जा खड़ा हुआ और पुलिस के पहुंचने का इंतज़ार करने लगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, ये था प्रकाश भारती का नॉवेल काली डायरी। तो चलिए दोस्तों, प्रकाश भारती के किसी नॉवेल में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसके बाद मैं शुरू करने जा रहा हूँ अनिल मोहन की ताज सीरीज़, यानी जीत का ताज, ताज के दावेदार और कौन लेगा ताज। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर जीत का ताज में। तब तक के लिए धन्यवाद।